1 अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मूक प्लेटफॉर्म हैं, मूक मंच हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम और फ्यूचर लर्न। अब इसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा डिटेल हमें देखना पड़ेगा, और नीचे हमें विकल्प दिया गया था, जैसे पहला में दिया ए, डी और ई, बी, डी और ई, उसके बाद बी और डी और सी और डी, इस तरह से दिया गया है। अब जब हमें ये पता होगा पूरा डिटेल कि पहले तो मूक के बारे में, मूक हम जानते हैं ये सिर्फ एक जगह का नहीं, ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। तो अलग अलग देश के, मतलब अलग अलग देशों में इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे मूक के, जिसके थ्रू आप जो है पढ़ाई करते होंगे। कहीं कोर्सेरा होगा, सर कहीं फ्यूचर लर्न होगा, कहीं स्वयं होगा। बताइए। अब पहले हम ये मूक्स के प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए ये प्लेटफॉर्म का हमने डिटेल निकाला हुआ है। इस डिटेल को देखिए, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में तो बड़ा करके मैं दे दूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको और बड़ा किया जाए। दिख रहा है सर सर, देखो यहाँ से दिख भी रहा है हम सर। जूम कर सर सकते हैं, अच्छी अपनी तरह से फोन दिख से रहा भी है। जूम कर सकते हैं। लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसको साइज में, थोड़ा सा। देखिए मूक प्लेटफॉर्म जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। ये अमेरिका में भी है, ये आपको लंदन में भी जाओगे वहां से भी कर सकते हैं, ये कोई चाहे जापान में तो वहां भी मूक्स है। जब ये पूरी दुनिया में मूक्स है तो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे इसके। इंडिया में अलग प्लेटफॉर्म होगा, अमेरिका में अलग होगा, यूनाइटेड यूके में अलग होगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो कहाँ क्या है, एक नज़र बस इसको देख लेते हैं, पूरा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो एक बार जब आप ऊपर से बोलते हुए पढ़ जाएंगे तो वहां आएगा, तो आपको कम से कम ये ध्यान में रहेगा कि हाँ इसमें ये वाला प्लेटफॉर्म था। अब जैसे कोर्सेरा है, यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्सेरा के थ्रू जो है आप कोर्स कर सकते हो। और भी हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में ईडीएक्स भी है, ठीक है। उसके बाद है, ये हमने कहा कोर्सेरा यूनाइटेड स्टेट्स में मुक्स के थ्रू जब आप कोर्स करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में किसके थ्रू आप कर सकते हैं, कोर्सेरा के थ्रू कर सकते हैं, ईडीएक्स के थ्रू कर सकते हैं, और किसके थ्रू, यूडेसिटी के थ्रू कर सकते हैं, कैनवास नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, और केडेंजा के थ्रू कर सकते हैं। ये इतनी चीजें यहाँ पर आई। उसके अलावा और भी है, स्टैनफोर्ड लेगुनिटा, स्टैनफोर्ड लेगुनिटा। ऐसे माइक ऑफ रखते हुए बोलते जाएंगे। जब हम बोलते जाएंगे तो कम से कम हमारे दिमाग में ये शब्द रहेगा कि अगर आ जाता है तो हम वो शब्द नहीं, ये शब्द हमने पढ़ा हुआ था, ये है। कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोरर, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। मैक्सिको में अलग है, मैक्सिकोक्स है। मैक्सिकोक्स के थ्रू आप जो है मूक्स के कोर्स को कर सकते हैं, अवेल कर सकते हो। अब इसी में आगे देखते हैं कि मूक्स के प्लेटफॉर्म यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में क्या है। तो यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में इसके जो अलग अलग हैं उसको देख लेते हैं। एक बार इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। फ्यूचर लर्न, ये कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है फ्यूचर लर्न। उसके बाद है फ्रांस यूनिवर्सिटी न्यूमेरिक, फ्रांस यूनिवर्सिटी न्यूमेरिक। यूनिवर्साइट, यह है यूनिवर्साइट, फ्रांस यूनिवर्साइट न्यूमेरिक, ये फ्रांस में है। उसके बाद है मीडिया डेक्स, स्पेन में है। इसका कुछ वहाँ स्पेनिश शब्द के हिसाब से होगा, उसका कुछ अर्थ होता होगा। इडू ओपन, इटली में इडू ओपन है। और कहाँ इटली में है, फेडेरिका वेब लर्निंग, ये भी इटली में है, फेडेरिका वेब लर्निंग। यूरोप में और क्या है, यूरोपियन मल्टीपल मुक्स एग्रीगेटर, यूरोपियन मल्टीपल मुक्स एग्रीगेटर, EMMA, ये यूरोप में चलता है। यूरोप में और भी है, तो इसमें एक जगह पर कई प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कोर्स अवेल कराया जा सकता है। जर्मनी में है ओपन SPI, फिनलैंड में मुक्स FI, फिनलैंड का ही FI ले लिया तो मूक FI कर दिया, ये फिनलैंड के लिए। यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो प्रोमथियस है, प्रोमथियस हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से। रसिया में है ओपन एजुकेशन करके, क्या बात है लेखा जी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बहुत बढ़िया।
उसके बाद मूक्स प्लेटफॉर्म का देखते हैं एशिया में कहाँ है। तो एशिया में, इंडिया में क्या है, स्वयं है, इंडिया में NPTEL भी है, जापान में जे मूक है, और जापान में जी एको भी है, जापान में ओपन लर्निंग भी है, कोरिया में है के मूक, थाईलैंड में है थाई मूक, जॉर्डन में है इड्रैक्ट, इजराइल में कैंपस 2 है। तो ये पूरा सीरीज आपको दे देंगे तो आप इसको एक बार पढ़ जाना। उसके बाद चाइनीज में है। तो ये पूरे प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया भर के एक मोटा मोटा प्लेटफॉर्म दिया हुआ, और भी हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम, फ्यूचर लर्न। अब गूगल मीट और जूम तो होगा ही नहीं, शालिनी जी। यस सर, बी एंड डी होगा, कोर्सेरा, बी और डी होगा थर्ड तो बी और डी, तो आंसर, सही आंसर कौन सा हुआ हमारा, बी और तीसरा डी। वाला, बी और डी Three, वाला sir. आंसर हमारा हुआ। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निर्णयन प्रक्रिया में कौन सा पक्ष सर्वाधिक प्रासंगिक होने की ओर इंगित करता है। इसका मतलब ये है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे जितने ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन, कौन सा है जो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे मैच करता हो, उसका सारांश बता रहा हो, उसका जिस्ट बता रहा हो। अब इसमें है बच्चे की आयु, कानून का ज्ञान, मित्रों एवं सहोदरों का प्रभाव, बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है। तो उसके लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो उसकी व्याख्या थोड़ा पहले देख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पर आएंगे। मोटा मोटा है इसका, बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। मोटा जो इसका जिस्ट है वो ये है, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कि छात्रों के नैतिक विकास पर यह बल देता है, उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित एवं क्या अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य, उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। यानी एक बच्चा सब चीजों से सीखते हुए उसके बाद एक डिसीजन पर पहुंचता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है और निष्कर्ष निकालता है। तो जिस्ट इसका यही है जो हमने यहाँ लिखा हुआ, अर्थात बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है ये प्रासंगिक है वहां उत्तर में। तो इसमें क्या हुआ, बच्चा सीखता तो सब कुछ है, अपने पापा से सीखता है, मम्मी से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, और सीखने के बाद वो खुद का भी, क्योंकि उसके पास भी दिमाग है, उस दिमाग को लगाता है, फिर वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से फिर वो एक नए निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, बच्चे की आयु, कानून का ज्ञान, कोई मतलब नहीं है, मित्रों एवं सहोदरों का प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सर्वाधिक प्रासंगिक, ये ध्यान दे दीजिएगा। कंफ्यूजन क्या होती है इसमें कि ये वाला भी लगेगा आपको कि हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि उनके सिद्धांत के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन उसमें सबसे जो मेन जिस्ट है वो ये वाला है, बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है सब कुछ सीखने के बाद। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है, इसलिए लिखा हुआ है कि सर्वाधिक प्रासंगिक कौन सा है। तो बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है सर्वाधिक प्रासंगिक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। निर्देशन, दल शिक्षण, जांच उपागम, व्याख्यान विधि। तो एक एक करके देखिए, ये तो बहुत आसान है, शिक्षक केंद्रित विधि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। निर्देशन मतलब डायरेक्शन दे रहा है, तो शिक्षक ही डायरेक्शन दे रहा है, तो ये तो शिक्षक केंद्रित विधि में आएगा ही आएगा। लिखा हुआ कौन सा नहीं आ रहा है, टीम शिक्षण, ये भी हम लोगों ने देखा था कि टीम शिक्षण भी आ रहा है। उसके बाद है एक आपका व्याख्यान विधि, ये तो पहला ही उसका है शिक्षण केंद्रित विधि का। तो तीसरा वाला जो आप लोग कह रहे हैं कि जांच उपागम वाला, ये उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो जांच उपागम इसका मतलब होता है इंक्वायरी अप्रोच होता है जांच उपागम, ये शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें स्टूडेंट के बारे में पता करते हैं उसकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपका हो गया कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत ये नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि नवंबर 2021 में आया था। ऐसे ही क्वेश्चंस की कुछ जो हमने वो निकाल कर रखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए।
अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आसान होगा। इसमें दिया सूची 1 की तरफ दिया स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर और NAD नेड। ठीक है, अब देखिए सूची 2 की तरफ उसकी थोड़ी सी व्याख्या दे दी। क्या व्याख्या दिया हुआ है? शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों, अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। दूसरा दिया है भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त वैयक्तिक ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता। तीसरा दिया हुआ है कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मूक्स, ये इंग्लिश में था MOOC मूक। चौथा है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल। अब इसमें से मान लीजिए कि 4 का 4 हमें नहीं आता, जो आता है उसको हम लगा सकते हैं। सबसे आसान जो मुझे लग रहा है सबसे नीचे वाला है, चौथा वाला क्या है? उच्च स्तरीय प्रभा DTH चैनल। तो कौन सा हुआ ये बताइए आपको? कोर्स हो जाएगा ना सर, ये स्वयं प्रभा। प्रभा का DTH में हम जानते हैं कि DTH चैनल से कितने चैनल्स अभी तक हैं स्वयं प्रभा में जो अभी अपडेटेड है? कितने 80 चैनल हैं? 80 80 चैनल है। 80 चैनल। ये हो गया, बी हो गया आपका 4 से जुड़ गया। अब हम आते हैं तीसरे में, देखते हैं कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मूक। MOOC मूक ये भी होगा ना, जैसे स्वयं। तीसरा वाला कौन सा होगा बताइए? स्वयं स्वयं होगा सर। तो स्वयं होगा। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। अब 2 आपको आ गया, यहाँ मैच करते। ए का 3, बी का 4। ए का 3, सी का भी आएगा ना, सी का 2। सी का डिजी पहले लॉकर। देखिए, अभी एक बार देख लेते। 2 हमने देख लिया ना, ए का 3, बी का 4, तो हमारा पहला वाला ही मैच हो जा रहा है। हाँ, अगर ये 2 ऑप्शन नीचे आ जाता ना, ए का 3 और 4 2 में हो जाता, तो हम कंफ्यूज होते। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन ऐसे ही हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया कि पहला वाला ऑप्शन सही है। सी का 2, डी का 1। अब सी में क्या है? डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में क्या है? बहुत सर सेकंड वाला है ये। सेकंड वाला दस्तावेज का भंडारण। हाँ। और तीसरा क्या है? NAD। चौथा NAD का है शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों, अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। ठीक है। और जनरली ये जो है ना वैयक्तिक वाला, चूंकि डिजी लॉकर में जैसे मैं भी अपना करके रखता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ तो अपना सारा दस्तावेज न ले जा करके डिजी लॉकर पर हमने सेव कर दिया हुआ है। अगर पुलिस वाला कभी गाड़ी रोकता है तो हम अपना डिजी लॉकर खोल करके उनको दिखा देते हैं हमारे पास ये दस्तावेज है। सर MAD क्या है? लास्ट वाला MAD। NAD वाला ये है शैक्षिक अधिनियम, मतलब जो आपके जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप यहाँ पर रखते हैं, ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण उससे संबंधित। ठीक है। अब है दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन और आया इसी से संबंधित, जिसमें कि एक दो चीजें इसकी और एक दो चीजें इधर उधर की जोड़ करके दे दिया हुआ। तो इसमें भी था सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। दिया गया स्वयं, उसके बाद भाषित अनुदेश, ई ग्रंथालय और ई यंत्र। सूची 2 में इसी को थोड़ा सा इसकी व्याख्या दी है कि एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। दूसरा है रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। तीसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से IT साक्षरता संवर्धन। चौथा है व्यक्ति परक और अनुकूलक अधिगम। अब पहले तो स्वयं का देख लीजिए, स्वयं से क्या संबंधित होगा? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला पक्का देख लीजिए, सही से समझ लीजिए। ओपन सोर्स परक और अनुकूलक अधिगम। आपने जिन्होंने कहा 3 वाला उनका पहले ले लेते हैं। 3 आपने कहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यहाँ तक तो ठीक है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से मान लिया, लेकिन यहाँ दिया है IT साक्षरता संवर्धन। तो क्या स्वयं में सिर्फ IT से संबंधित परीक्षा वो कोर्स होता है? नहीं, उसमें सब होता है। तो सिर्फ IT वाला है तो नहीं होगा। तो सबसे सटीक जो इसका है व्यक्ति परक और अनुकूलक अधिगम। ठीक है। तो स्वयं का आपका ए का हो गया 4। ठीक है। उसके बाद देखिए और कौन सा कॉमन, जिसमें कॉमन सेंस लगा के देखेंगे हमारा है उसका पहला ऑप्शन। ई ग्रंथालय है एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ई ग्रंथालय। तो ये हो गया, ए का हो गया आपका 4, सी का हो गया
एक बार देखते हैं। सी का एक किस में है और ए का 4 किस में है, यही है, 2 मैच कर रहा है। बाकी अगर हम 2 नहीं भी देखेंगे तो भी हमारा सही होगा ऑप्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर ये व्यक्ति परक मतलब क्या होता है? व्यक्ति परक मतलब एक सिंगल, एक आदमी का पर्सनल। ओके, मतलब अधिगम मतलब तो मीनिंग हुआ ना कि लर्निंग हो गया सर। अधिगम कोई भी कहीं भी ले सकता है, मतलब इसको इसके थ्रू कोर्ट में अपने आप को, मतलब को इसकी क्लासेस ले सकता है, ये कर सकता है। हाँ, तो कोई वो भी व्यक्ति कहीं पर- भी, मतलब कहीं कोई भी अनुकूल अपने हाँ, अपने ये वो हिसाब वाली से चीज़ लर्निंग है। कर सकते हैं, ये सर हाँ, व्यक्ति हाँ, हाँ, कोई भी बिल्कुल इंडिविजुअल अपने वही हिसाब से चीज़ है। कहीं भी लर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। तो इसका अब बताइए कि स्वयं का आपने देख लिया, ए का 4 हुआ। आपने ई ग्रंथालय सी का देख लिया, 1 हुआ। भाषित अनुदेश का क्या दिया हुआ है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता संवर्धन। ई यंत्र का दिया हुआ है रोबोटिक्स। ई कहते हैं ना रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा, ई यंत्र क्या है? तो रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ व्याख्या में नीचे लिख भी दिया हुआ है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ये देख लें। एक क्वेश्चन उसी साल पूछा गया कि स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों, देखिए कोऑर्डिनेटर्स की बात हो रही है, स्वयं के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, सूची 1 को उनके विशिष्ट कार्यक्रमों सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब उस दिन जो कह रहे थे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, अब ये क्या है? स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन से? एनपीटीईएल, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनआईटीटीआर। अब देखिए इसमें से एक तो आपको पता है, एनसीईआरटी वाला तो आपको पता होगा, स्कूली शिक्षा। एनसीईआरटी वाला हो गया आपका स्कूली शिक्षा का। ठीक है, तो सी का देखते हैं 1, हालांकि 1 से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसमें तो सी का एक ही दिया हुआ है, ये तो एक ही बार में सटीक बैठ गया। दूसरा वाला सही बैठ गया। दूसरा वाला। अब उसके हिसाब से देख लेते हैं। एनपीटीईएल कौन सा होगा? ये इसका फुल फॉर्म में देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर ऊपर आएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं, देखिए इसका है एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी एंड और लर्निंग। इसकी स्थापना की गई थी किसके? भारतीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय विज्ञान संस्थानों द्वारा की गई थी, यानी आईआईटी के द्वारा। यह एक अभियांत्रिक कार्यक्रम है, यानी कि इंजीनियरिंग का कार्यक्रम है। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। सीईसी है आपका भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई नीति है। ठीक है, कंसोर्टियम एजुकेशन कमीशन। अंडर ग्रेजुएट का जो है इसमें सीईसी में अंडर ग्रेजुएट का है। सीईसी का फुल फॉर्म क्या है? सर कंसोर्टियम एजुकेशन कमीशन। तो सीईसी हमारा हो गया कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है, यानी कि भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई नीति है, यानी कि पूर्व स्नातक शिक्षा से संबंधित, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से संबंधित है ये। और हमारा हो गया उसके बाद अगला हम लोगों ने ये देख ही लिया था, एनसीईआरटी, एनआईओएस, ये स्कूल एजुकेशन से है। उसके बाद एनआईटीटीआर हो गया ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जैसे ही एनआईटीटीआर टीचर ट्रेनिंग वाला आ जाएगा तो उसमें ऊपर दिया हुआ है टीचर ट्रेनिंग वाला। अब जब सारा हमने देख लिया तो इसकी व्याख्या में देख लीजिए। एनपीटीईएल किस में आ जाएगा? अभियांत्रिकी कार्यक्रम में आएगा, बताइए सही है ना? यस सर। और बताइए सीईसी अब किस में आएगा? इसमें से बताइए सीईसी। पूर्व स्नातक। पूर्व स्नातक आ जाएगा। एनसीईआरटी, एनआईओएस हम लोगों ने देख लिया था, किसमें आएगा? स्कूली शिक्षा। एनआईटीटीआर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो टीचर ट्रेनिंग का हो गया, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हो गया। ये हमारा यहाँ भी आंसर निकल के आ गया। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग होता है क्या? हाँ, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का उसको कहते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में भी, यहाँ तो इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो वहां तो हिंदी इंग्लिश एक बार जरूर, जहां भी कंफ्यूजन हो इंग्लिश वाला क्लिक करके खट से उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा।
आगे एक और क्वेश्चन आया 2019 में, उसमें सीधा आ गया स्वयं दर्शाता है, यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया। स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग अलाइंग माइंड्स, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस मॉडल्स। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर है? सेकंड नंबर सेकंड। तो इसको 4 से 5 बार माइक ऑफ करके बोल जाइए। स्वयं का फुल फॉर्म, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 4 से 5 बार इसको बोल जाइए ताकि फिर आज के बाद कभी भूलें ही ना स्वयं का। इसलिए हमने इसको जो उसमें पढ़ाया था, यहाँ नीचे व्याख्या वाला नीचे दे दिया हुआ है, जिसका हिंदी में है, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।